वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। जय श्री राधे कृष्णा। आपके देखिए बच्चों एडवर्टाइजमेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसकी एक बार आपके लिए एक्सरसाइज और ले लेंगे। अभी उससे आगे जो टॉपिक उसके बारे में बातें करते हैं। तो अगला टॉपिक आपके ये इनविटेशन मीन्स निमंत्रण पत्र। तो ये टॉपिक देखो बेटा, अब से पहले आरबीएसई सिलेबस चलता था, फिर एनसीईआरटी चला, फिर आरबीएसई आ गया। तो आरबीएसई जब सिलेबस चलता था, इनविटेशन चलता था टॉपिक उस टाइम पे, आज से 7-8 साल पहले, तो इसमें सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन देने के ऊपर इनविटेशन बनाए जाते थे। लेकिन अब आपके सिलेबस में वो नहीं रहा है। अब आपके सिलेबस में इनविटेशन दिया नहीं जाता है, बल्कि इनविटेशन देने के बाद सामने वाला हाँ या ना में जवाब देता है, उस बारे में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मान लीजिए आप मेरे घर कार्ड देने आते हैं शादी का, और मैं उस शादी के कार्ड का जवाब हाँ में देता हूं कि मैं इस शादी में शामिल होने जरूर आऊंगा। इसका मतलब मैंने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। आप मुझे कार्ड देने आते हो और मैं किसी कारण से उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा, तो मैं अपनी असमर्थता यानी इनेबिलिटी शो कर दूंगा, मतलब मैं नहीं जा पाऊंगा। तो क्या हुआ ये? तो ये हो गया मतलब उस निमंत्रण पत्र को डिक्लाइन यानी अस्वीकार कर देना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपको इनविटेशन तो मिल चुका होता है, बस आपको उनका जवाब देना होता है यस या नो में। तो देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपको फॉर्मल इनविटेशन देता है, कोई व्यक्ति आपको फॉर्मल इनविटेशन देता है बच्चों, तो उस फॉर्मल इनविटेशन के भी दो तरह से ही जवाब होंगे। एक तो होगा एक्सेप्टिंग का और एक डिक्लाइनिंग का। यानी फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए, कार्ड को स्वीकार करते हुए फॉर्मल जवाब देना, और फॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग या फॉर्मल रिप्लाई इन रिफ्यूजल, अस्वीकार करते हुए फॉर्मल जवाब देना। अब मान लीजिए कोई आपको इनफॉर्मल इनविटेशन देता है, तो उसका जवाब फॉर्मल में थोड़ी देंगे, इनफॉर्मल में देंगे। तो इसके भी दो जवाब हो जाएंगे, इनफॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग और इनफॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग। तो दोनों इनविटेशन में मिला के जवाब कितने हो गए? 4 हो गए बच्चों। फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग फर्स्ट, फॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग सेकंड, इनफॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग थर्ड, इनफॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग फोर्थ। तो 4 प्रकार के आपके इनविटेशन में से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर चारों में से आपसे कोई सा भी पूछ सकता है। तो अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप ये तो समझ गए होंगे भाई, अब आजकल जो ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक सिर्फ शादी ब्याह या कोई भी प्रोग्राम हो तो उसके सिर्फ कार्ड देने के ऊपर नहीं बनाए जाते। अब ये पहले बनाए जाते थे, जिसमें आप देखते हो जैसे कोई शादी का कार्ड होता है तो उसमें ऊपर लिफाफे पे प्रेषक वगैरह होता है, जिसको इंग्लिश में RSVP बोला जाता है। मतलब मतलब रिप्लाई इफ यू मस्ट, यदि आप चाहें तो इन्हें जवाब दे सकते हैं। कार्ड के ऊपर के लिफाफे में घर के सबसे बड़े बुजुर्ग सम्मानित व्यक्तियों के नाम होते हैं, 2-3 लोगों के नाम। तो वो अलग आता है इंग्लिश में जब इनविटेशन बनाते हैं, और अंदर जब बनाते हैं आप देखते हैं हिंदी के कार्ड्स में लिखा रहता है श्रीमती एवं श्री। आगे कोई भी जाति हो, जैसे श्रीमती एवं श्री शर्मा अपने पुत्र के विवाह के शुभ अवसर पर आपको सादर आमंत्रित करते हैं। फिर बेटे का नाम, जगह का नाम, वैट्स, लड़की का नाम, उसके पिता का नाम, जगह का नाम, ये सब आता है। तो इंग्लिश में इसे लिखा जाता है, जैसे देखिए, मिसिज एंड मिस्टर शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दियर सन्स मैरिज। फिर बेटे का नाम, माता पिता का नाम, जगह का नाम, बीच में वैट्स वर्ड आ जाएगा, संग।
फिर लड़की का नाम, माता पिता का नाम, जगह का नाम। तो ये इस तरह तो इनविटेशन बनते थे पहले। अब इनविटेशन बना के नहीं देना है। पहले के क्वेश्चन ऐसे होते थे, मान लीजिए आपकी सिस्टर की शादी है तो आप अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी के लिए इनवाइट करते हुए फॉर्मल इनविटेशन तैयार करो। अब क्या होता है कि आपको अपने दोस्त की बहन की शादी के लिए कार्ड मिल चुका है, आप इस शादी में जाने के लिए बड़े उत्सुक हो, तो इसलिए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग में लिखिए कि आपने इस कार्ड को स्वीकार कर लिया और आप शादी में शामिल होने जाओगे, तो फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग लिखिए। मतलब पहले कार्ड दिया जाता था, आपके सिलेबस में कार्ड मिल चुका होता है, बस आपको उसका हाँ या ना में जवाब देना होता है। और फॉर्मल में जवाब देना है या इनफॉर्मल में जवाब देना, ये क्वेश्चन में लिखा रहता है कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई या राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। अब वो एक्सेप्टिंग पे लिखवाता है एग्जामिनर या डिक्लाइनिंग पे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गए निमंत्रण पत्रों को स्वीकार करना और अस्वीकार करना। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको मैंने समझाई है। अब देखिए बच्चों, इसमें जब आप पढ़ने लगते हैं तो देखिए सबसे पहले आप फॉर्मल इनविटेशन के बारे में जाने। ये हो गया फॉर्मल बच्चों, और ये हो गया इधर इनफॉर्मल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क क्या है? फॉर्मल इनविटेशन देखिए बच्चों, फॉर्मल इनविटेशन जो बनाते हैं इसमें सबसे पहली बात क्या होती है कि फॉर्मल इनविटेशन में थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है। फॉर्मल इनविटेशन के जवाब में थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है बच्चों। अब थर्ड पर्सन अपने क्या क्या होते हैं देखिए, एक तो हो गया ये दे हो गया थर्ड पर्सन, दे की फैमिली जो होती है वो हो गई। इसके अलावा अपने थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट और नेम। तो अपने थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? दे, ही, सी, इट और नेम और इनकी फैमिली। तो इन थर्ड पर्सन का फॉर्मल इनविटेशन में और उनके जवाब में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन इसमें यूज नहीं आते हैं। इसके अलावा इधर देखेंगे तो सबसे पहला इसमें नियम हो जाएगा। इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है, यानी इसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग नहीं होता, इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन हो गया अपने आई और वी, और सेकंड पर्सन हो गया अपने यू और इनकी फैमिली। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है। अब फर्स्ट में देखिए जैसे वी है, वी बताने में होता है कि भाई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यूज इसमें नहीं होगा क्योंकि इसका होगा ही नहीं वी का, क्योंकि कार्ड देने वाला एक ही होता है, प्राप्त करने वाला एक ही होता है, तो लिखने वाला एक है, तो फिर वी का यूज कैसे होगा? या फिर जैसे दो, तो एक तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए श्रीमती एवं श्री शर्मा, जैसे दो के बारे में बनाते हैं तो वो इनफॉर्मल में बनेगा, तो थर्ड पर्सन का यूज यानी दो के लिए दे का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एक पुरुष हो तो ही का यूज कर देते हैं प्रोनाउन में, एक स्त्री हो तो सी का प्रयोग कर देते हैं। तो ये हो गया इनफॉर्मल में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है, यानी आई, वी और यू का और इनकी फैमिली का। इसके बाद दूसरा नियम होता है फॉर्मल इनविटेशन के जवाब में किसी भी सैल्यूटेशन वर्ड मीन्स संबोधन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें संबोधन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनफॉर्मल इनविटेशन है तो इसमें सैल्यूटेशन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इनफॉर्मल इनविटेशन के जवाब में संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है।
यह साधारण तरीके से लिखा जाता है, यह साधारण तरीके से औपचारिक भाषा में लिखा जाता है, और यह होता है यह एक पत्र की तरह लिखा जाता है। तो इनफॉर्मल इनविटेशन का जो रिप्लाई होता है तो ये पत्र की तरह लिखा जाता है। मतलब तीसरी बात हो गई, ये तो साधारण तरीके से फॉर्मल इनविटेशन औपचारिक, और ये होता है यह एक पत्र की तरह लिखा जाता है इनफॉर्मल इनविटेशन। क्योंकि फॉर्मल इनविटेशन बच्चों जैसे अपन किसी के अपने घर में किसी की शादी होती है, काफी सारे कार्ड छपवाते हैं, तो उनको फॉर्मल इनविटेशन बोला जाता है। वो एक जैसे कार्ड ही सभी लोगों के पास जाते हैं। इनफॉर्मल होता है व्यक्तिगत, जैसे आपके घर में शादी है आपकी और आपने सबके लिए कार्ड छपवा लिए, तो वो तो सबके साथ पास एक जैसे जाएंगे। लेकिन आप अपने किसी खास दोस्त को पर्सनली इनवाइट करना चाहते हो, तो उसको जब आप पर्सनली इनवाइट करने के लिए पत्र लिखोगे, इनवाइट करोगे, तो जो पत्र आप लिखोगे उसको इनफॉर्मल इनविटेशन बोला जाता है। तो वो सिर्फ आपके दोस्त के पास ही जाएगा पर्सनली, सबके पास नहीं जाएगा वैसा। तो शादी ब्याह में जो अपने कार्ड छपते हो फॉर्मल इनविटेशन होते हैं, तो वो एक जैसे सभी को जाते हैं। बाकी अगर आप पर्सनली अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को इनवाइट करना चाहते हैं, तो जब वो इनविटेशन दिया जाएगा उसे इनफॉर्मल इनविटेशन बोला जाता है, यानी कि व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र। इसके बाद ये है चौथा, इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए अंत में सिग्नेचर, अंत में सिग्नेचर का यूज नहीं होता है फॉर्मल इनविटेशन के जवाब में। लेकिन जब इनफॉर्मल इनविटेशन का जवाब बनाते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, अंत में सिग्नेचर या अपना नाम, तो इसका प्रयोग किया जाता है। यानी फॉर्मल इनविटेशन के जवाब में लास्ट में ये नहीं लिखना पड़ता है कि लिखने वाला कौन है, और इनफॉर्मल इनविटेशन के जवाब में अंत में ये बताना पड़ता है कि लिखने वाला कौन है। तो ये इसके डिफरेंस हो गए बच्चों। सबसे पहले तो देखिए इसमें फॉर्मल इनविटेशन के जवाब में थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन दे, ही, सी, इट, नेम होते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन के जवाब में फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है। आगे फॉर्मल इनविटेशन में संबोधन शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इनफॉर्मल इनविटेशन में संबोधन शब्द का प्रयोग होता है। फॉर्मल इनविटेशन साधारण भाषा में लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन एक पत्र की भाषा में लिखा जाता है। फॉर्मल इनविटेशन में अंत में कोई नाम, सिग्नेचर नहीं लिखते हैं, यानी लिखने वाले का नाम नहीं लिखा जाता, जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन में लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें डिफरेंस होते हैं, इनका ध्यान रखना जरूरी है। सिर्फ एक पर्सन या प्रोनाउन की गलती की वजह से पूरा इनविटेशन बिगड़ जाता है। तो खास ध्यान रखें, फॉर्मल इनविटेशन में थर्ड पर्सन का यूज होता है और इनफॉर्मल इनविटेशन में फर्स्ट व सेकंड पर्सन का यूज होता है। तो ये आपको बता दिया कि 4 तरह से इसमें क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये इसके नियम हो गए, आप इनको देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको हटाता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये राजेश नाम का व्यक्ति है, एरो का निशान इधर बन रहा है। ये देखिए जैसे नीति भारद्वाज, मान लीजिए राजेश नाम का व्यक्ति है, ये नीति भारद्वाज को क्या करता है, देखो फॉर्मल
इनविटेशन देता है कि राजेश है, तो ये नीति भारद्वाज को फॉर्मल इनविटेशन देता है। अभी फॉर्मल इनविटेशन इस नीति भारद्वाज के पास पहुंच चुका है, तब यहाँ पर ये इनविटेशन पहुंच गया है, तो अब इसके पास देखिए दो तरह से जवाब होते हैं, एक तो होता है यस और एक होता है नो। अगर ये आपकी शादी में शामिल हो पाएगी तो ये आपको कैसा जवाब देगी, तो ये जो जवाब देगी उसको बोला जाएगा फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई हो गया, और आ रही है तो इसका मतलब एक्सेप्टिंग हो गया। अब अगर मान लीजिए नीति भारद्वाज नो में जवाब देती है कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे देखो फॉर्मल इनविटेशन का तो फॉर्मल रिप्लाई हो जाएगा, और इन यानी में किसमें, डिक्लाइनिंग यानी अस्वीकार करने में। समझ गए बच्चों? जैसे राजेश है ये नीति भारद्वाज को एक फॉर्मल इनविटेशन देता है, तो अब नीति भारद्वाज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका जवाब एक्सेप्टिंग में देगी या डिक्लाइनिंग में। अब एक्सेप्टिंग में जवाब देगी तो फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग, और डिक्लाइन में जवाब देगी तो फॉर्मल इनविटेशन का क्या हुआ, फॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग। तो ठीक इसी तरह से ये राजेश मान लीजिए इनफॉर्मल इनविटेशन देता है नीति को, तो नीति का जवाब किस में होंगे, एक तो होगा इनफॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग, और दूसरा हो गया इनफॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग। तो बन गए चार प्रकार से इस तरह क्वेश्चन। तो ये इनविटेशन में आपके चार प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इनमें से एग्जामिनर आपसे कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों? अब इसमें आपको क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चंस बनाते हैं इसमें, हाँ मान लीजिए क्वेश्चन में ये हो गया, देखिए राजेश कुमार, मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन में ये हो गया राजेश कुमार, तो ये क्या है, देखिए बच्चों नीति भारद्वाज, ये क्या है, नीति भारद्वाज यानी अपनी फ्रेंड को क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। कौन से तरीके से, फॉर्मल तरीके से इनवाइट कर रहा है। ठीक है, या फिर अभी मत मानो कि कौन से तरीके से, क्वेश्चन में लास्ट में आ जाता है भाई इस तरीके का जवाब दो। तो राजेश कुमार है नीति भारद्वाज को इनवाइट कर रहा है। अब इनवाइट किसके लिए कर रहा है, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसकी स्वयं की, और मैरिज यानी शादी के लिए। जो शादी उसकी होने वाली है कब, 20 दिसंबर 2020 को। जो शादी उसकी 20 दिसंबर 2020 को होने वाली है। अब इसमें जगह का नाम भी बताना पड़ता है, तो आंसर बनाएंगे जब अपने मन से लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखी है कि इस जगह प्रोग्राम है तो वो की वही लिखनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो आपको अपनी इच्छा से कोई भी मैरिज गार्डन का नाम या निज निवास यानी खुद के घर के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये राजेश कुमार ने नीति भारद्वाज को कार्ड दिया है, ठीक है, अपनी शादी के लिए, जो शादी 20 दिसंबर 2020 को होगी। तो अब देखिए ये जो नीति भारद्वाज है, इस नीति भारद्वाज को ये कार्ड मिल चुका है, राजेश ने इसको कार्ड दे दिया। अब नीति भारद्वाज क्या है, देखिए नीति भारद्वाज एबल है। एबल मीन्स योग्य है, क्या करने में योग्य है, एबल टू अटेंड यानी कि शामिल होने में सक्षम है या योग्य है। किसमें, इस शादी में, यानी कि नीति भारद्वाज इस शादी में शामिल होने में योग्य है या समर्थ है। अब समर्थ है, योग्य है तो मना तो करेगी नहीं। तो देखिए अब यहीं पर एग्जामिनर लास्ट में परिवर्तन करता है। अब यहीं पर एग्जामिनर अपनी इच्छा से आपसे जवाब बनवाएगा। इतना तो क्वेश्चन हो गया। इमेजिन दैट यू आर नीति भारद्वाज, मान लीजिए आप नीति भारद्वाज हो,
यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, फ्रॉम योर फ्रेंड राजेश कुमार, आपके दोस्त राजेश कुमार के द्वारा, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज, उसकी शादी के अवसर पर, बीइंग हेल्ड ऑन 20 दिसंबर 2020, जो कि 20 दिसंबर 2020 को होने जा रही है। यू आर एबल टू अटेंड दिस मैरिज, आप इस शादी को यानी राजेश की शादी में जाने में सक्षम हो। सो राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग, इसलिए इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए फॉर्मल जवाब दीजिए। या फिर दूसरा तरीका, सो राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग, आप अस्वीकार करते हुए एक फॉर्मल जवाब दीजिए। मतलब यू आर नॉट एबल टू गो इन दिस मैरिज, सो राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग। ठीक इसी तरह से तीसरा, जैसे इनफॉर्मल में चेंज करवाए तो जैसे यू आर एबल टू गो इन दिस मैरिज, या फिर यू आर ईगर टू गो इन दिस मैरिज, सो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग। और इससे अगला चौथा, जैसे कि यू आर अनेबल टू गो इन दिस मैरिज, सो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। तो लास्ट की जो लाइन होती है ना बच्चों, तो वहीं पर एग्जामिनर आपके परिवर्तन कर देगा। बाकी का क्वेश्चन तो चारों ही एक जैसे होते हैं, बस लास्ट में एग्जामिनर कह देगा कि भाई अब ये तो क्वेश्चन है और इसका ये जवाब आपको बना के कॉपी में लिखना है। समझ गए बच्चों? तो ये हो गया कि मान लीजिए आप नीति भारद्वाज हो, आपको आपके दोस्त राजेश कुमार के द्वारा उनकी शादी में शामिल होने के लिए एक निमंत्रण पत्र मिला है, जो शादी 20 दिसंबर 2020 को होने जा रही है। आप इस शादी में जाने में सक्षम हो, समर्थ हो, इसलिए मिस्टर राजेश को इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए एक जवाब लिखिए। तो क्या हुआ है, एक्सेप्टिंग वाला हो गया, किसका, फॉर्मल का, क्योंकि कहा जा रहा है सो राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो यह हो जाएगा सो राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, इसलिए एक फॉर्मल जवाब दीजिए, क्या करते हुए, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए, दिस इनविटेशन यानी इस निमंत्रण पत्र को, यानी इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए आपको इसका जवाब लिखना है। तो अब इसका आंसर तैयार करेंगे हम। तो बच्चों एक बार और देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सही समझ में आए, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके और एक बार अच्छी तरह से समझ लिया कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो अब हम इसका आंसर तैयार करते हैं। आपने पढ़ लिया, लास्ट में कहा जा रहा है कि फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, लेकिन फॉर्मल रिप्लाई किस में लिखना है, एक्सेप्टिंग में या डिक्लाइनिंग में? तो वो बच्चों लिखना अपन को एक्सेप्टिंग पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर डिक्लाइनिंग का, तो ऐसे एक एक करके चारों के एक एक उदाहरण हम समझेंगे। हटा रहा हूं बच्चों इसको मैं, आप नोट कर लीजिए इसको। अब अपने को ध्यान रखना है, आंसर बनाएंगे तो इसमें दोनों नाम आएंगे और कब की शादी है इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए बच्चों, लाइनिंग करके, और जो इनविटेशन आपको बनाना है, यानी जिस इनविटेशन का जवाब आपको बनाना है, तो उस इनविटेशन के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे कि ये बना रहे हैं अपन, देखिए
फॉर्मल रिप्लाई बना रहे हैं। अब वो रिप्लाई किस में बना रहे हैं? इन मीन्स में। किस में बच्चों? एक्सेप्टिंग। फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग, फिर इधर बराबर जगह छोड़ते हुए, और आप ये लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह लिख दिया है। अपन को जो बनाना है फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग बनाना है, तो इसको इस तरह से बॉक्स बना करके हेडिंग कैपिटल और डार्क लेटर्स में लिख देंगे। अब इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस है जो अपन इसको तैयार करते हैं अभी। ठीक है बच्चों, इतना आप देख लीजिए एक बार। देखिए बच्चों आगे, तो ये हेडिंग दे दी हमने फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग। अब इसके बाद देखिए एक बार आप क्वेश्चन को तोड़ करके देखिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है, दो नाम है वहां पे क्वेश्चन में, एक राजेश नाम है और एक नीति नाम है। दो नाम दे रखे हैं। अब राजेश ने देखो नीति को काट दिया है, राजेश ने नीति को काट दिया है, एरो का निशान इधर बन रहा है। नीति कार्ड प्राप्त कर चुकी है बच्चों। तो राजेश ने जब कार्ड दिया तो राजेश क्या है बच्चों? सेंडर। सेंडर मींस कार्ड, और नीति क्या है? कार्ड को प्राप्त करने वाली है, यानी कि रिसीवर प्राप्त करता है। तो राजेश ने तो कार्ड दे दिया, अब नीति के ऊपर डिपेंड करता है कार्ड आने के बाद कि ये यस में जवाब देगी या नो में जवाब देगी। समझ रहे हो बच्चों? भाई राजेश ने शादी का कार्ड नीति को दे दिया, मतलब सेंडर ने रिसीवर को दे दिया कार्ड। अब रिसीवर के पास कार्ड आ गया, तब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यस में जवाब देगी या नो में जवाब देगी। तो अब नीति जवाब देने वाली हो गई। अब नीति जवाब देने वाली हो गई, तो जवाब देते टाइम नीति क्या बन गई? अब सेंडर बन गई, और राजेश क्या बन गया? अब रिसीवर बन गया। समझ गए बच्चों? इस तरह से भाई राजेश ने कार्ड दिया जब, तो राजेश सेंडर, नीति रिसीवर, और नीति के ऊपर डिपेंड करता है कि यस या नो किस में जवाब देगी। तो नीति अब जब जवाब देगी तो नीति खुद सेंडर हो जाएगी, भेजने वाली। यही तो जवाब दे रही है, और प्राप्त कौन कर रहा है फिर जवाब को? राजेश प्राप्त करेगा। समझ गए ना बच्चों? भाई जब जो राजेश कार्ड दे रहा है तब राजेश भेजने वाला है, और नीति प्राप्त करने वाली है। अब नीति उसका जवाब दे रही है तो लिखने वाली वो है, तो वो सेंडर होगी, भेजने वाली, और राजेश जवाब को प्राप्त करने वाला हो गया। क्वेश्चन को पहले तोड़ के देख लिया करो, नाम ऐसे लिख के, भाई अब सेंडर कौन रहेगा जवाब देते टाइम पे। तो बढ़ाते हैं इसको। देखिए जब नीति जवाब देगी बच्चों इसका, तो नीति इस तरह से लिखेगी। थोड़ी हिंदी सुन लीजिए पहले इसकी। तो नीति इसको लिखेगी, मिस नीति। भाई थर्ड पर्सन में लिखना है तो आई का तो प्रयोग कर ही नहीं सकते अपन इसमें, आई तो फर्स्ट पर्सन होता है ना। भाई ऐसे थोड़ी लिख सकती है नीति, आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन। तो ये तो गलत हो गया, ये तो इनफॉर्मल में चलेगा तरीका, क्योंकि आई थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन, तो योर भी सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। तो फॉर्मल में अपन को सिर्फ थर्ड पर्सन का यूज करना है, तो थर्ड पर्सन का यूज करते हुए इसको आएंगे तो कैसे बनेगा? तो नीति भारद्वाज खुद के बारे में लिखेगी इसमें सबसे पहले कि मिस नीति भारद्वाज, यानी कुमारी नीति भारद्वाज, कुमारी नीति भारद्वाज श्रीमान राजेश के स्नेहपूर्ण निमंत्रण पत्र के लिए उन्हें धन्यवाद देती है, जो निमंत्रण पत्र उनकी शादी में शामिल होने के लिए था, जो निमंत्रण पत्र उनकी शादी में शामिल होने के लिए है, जो शादी
20 दिसंबर 2020 को उनके निज निवास पर या वृंदावन मैरिज गार्डन दौसा में आयोजित होने जा रही है, जो पार्टी शाम को 7 बजे से और आपके आगमन तक चालू रहेगी। अब अपन को इसमें पैरा चेंज करना पड़ता है और पैरा चेंज करके फिर नीति अपनी भावना के बारे में बताएगी, खुशी के बारे में। तो कैसे लिखेगी हो? मिस नीति को यह निमंत्रण पत्र प्राप्त करने में हार्दिक खुशी हो रही है। वह अपने परिवार के साथ इस शादी में शामिल होने जरूर आएगी। वह इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। और इनविटेशन पूरा इस तरह से। अब डिक्लाइनिंग में क्या होता है? डिक्लाइनिंग में तो देखो, अब देखो एक्सेप्टिंग में तो भाई अपन खुद आ रहे हैं तो इतना सही लिखना पड़ता है, ज्यादा बधाई नहीं देनी पड़ती, कोई माफी भी नहीं मांगनी पड़ती, कोई कारण भी नहीं बताना पड़ता। लेकिन जब आप डिक्लाइनिंग से रिलेटेड इनविटेशन का जवाब बनाएंगे तो डिक्लाइनिंग में आपको बताना पड़ेगा कि आप उस समारोह में क्यों नहीं जा पा रहे, क्या कारण है, तो कारण स्पष्ट करो। माफी भी मांगनी पड़ेगी और ये भी कहना पड़ेगा भाई बुरा मत मानना, क्योंकि अपन किसी को नहीं जाते तो फिर वो भी नहीं आता है। तो अपनी मजबूरी इसमें स्पष्ट शब्दों में बताए भाई इस वजह से मैं नहीं आ पाया, तो अतः आप मुझे क्षमा करें। और अंत में भाई आप खुद नहीं जा पा रहे तो कोई भी गिफ्ट की लाइन ऐड कर दे, इसमें बधाइयां दे, जैसे शादी की बधाइयां दे, गिफ्ट की लाइन भी लिखे, जैसे कि मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर उपहार भेज रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इस उपहार को निश्चित रूप से पसंद करेंगे। भाई आप भी जानते हैं जैसे किसी लड़की की शादी में नहीं जा पाता है कोई, किसी बच्चे के बर्थडे पर नहीं जा पाता या किसी शादी में नहीं जा पाता है कोई इंसान, तो वो अपनी तरफ से उपहार किसी भी अदर पर्सन के द्वारा भिजवा ही देता है वहां पर, अगर वो खुद नहीं जा पा रहा है तो ये गिफ्ट वाली लाइन अपन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे देखिए शादी, इसके अलावा जैसे देखिए शादी नहीं, जैसे बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी से रिलेटेड जब इनविटेशन के रिप्लाईज बनाए जाते हैं बच्चों, तो बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो हर साल आती है और प्रत्येक व्यक्ति जो भी शुभचिंतक होता है किसी व्यक्ति का, तो वो उसके लिए यही होप करता है कि भगवान करे इसका जन्मदिन अगले साल भी आए। मतलब भगवान करे कि ये दिन आपके जीवन में बार बार आता रहे। तो ये शुभकामना शादी की सालगिरह और जन्मदिन इन दोनों इनविटेशंस में सेट होती है अच्छी तरह। अब कई बच्चों शादी वाली लाइन में ऐसी, शादी वाले इनविटेशन में ऐसी लाइन मत दे देना कि भगवान करे ये दिन आपके जीवन में बार बार आता रहे। तो हर साल नई शादी थोड़ी होगी, बाकी सब कमाने रह जाएंगे अगर आपकी हर साल नई शादी होगी तो सिर्फ बर्थडे और जो मैरिज एनिवर्सरी होती है बच्चों, उनके लिए कामना की जाती है कि आपके जीवन में ये दिन बार बार आता रहे। तो इन दोनों में ये लाइन ऐड कर लें। बाकी और में तो देखो विश करते हैं, शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तब ये बनाते हैं अपन। अब इसमें पत्र लिखने वाली यानी जवाब देने वाली नीति भारद्वाज है। अब देखिए अगर कोई कुंवारी लड़की है तो उसके लिए आप MISS मिस का प्रयोग कर दे, शादीशुदा है तो MRS मिसेस का प्रयोग कर दे। ठीक है बच्चों, और पुरुषों के लिए चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं हो मिस्टर का यूज कर दे। देखिए अब यहाँ पर रिप्लाई करने वाली है नीति, तो लिखा जाएगा देखिए यहाँ पर मिस नीति, मिस नीति यानी कि कुमारी नीति। आगे आ गया बच्चों देखिए थैंक, ये वर्ड लिखा है मैंने थैंक। अब इसमें ये देखना पड़ता है थैंक से पहले अगर सिंगुलर पर्सन है तो थैंक में एस लगा देंगे, लेकिन अगर थैंक से पहले जैसे दो नाम दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए मिसिज एंड मिस्टर शर्मा,
तो फिर थैंक्स नहीं लगेगा, फिर थैंक ही रहेगा। मतलब दो हो गए, थैंक से पहले दो पर्सन है तो सिर्फ उसको सिंगुलर प्लूरल ही रखना है, यानी थैंक में फिर एस नहीं लगेगा। तो मिस नीति थैंक्स मिस नीति धन्यवाद देती है, टू यानी को। मिस नीति थैंक्स यानी धन्यवाद देती है, टू मीन्स को। किसको धन्यवाद देती है? मिस्टर यानी श्रीमान राजेश मीन्स राजेश को, यानी मिस नीति श्रीमान राजेश को धन्यवाद देती है। देखिए कुमारी नीति श्रीमान राजेश को उनके देखिए उनके स्नेहपूर्ण निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद देती है। तो किनके स्नेहपूर्ण निमंत्रण पत्र के लिए? ये उनके शब्द किसके लिए आ रहा है? फिर सुनो, मिस नीति भारद्वाज, कुमारी नीति भारद्वाज मिस्टर या श्रीमान राजेश को उनके स्नेहपूर्ण निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद देती है। तो राजेश के निमंत्रण पत्र के लिए तो धन्यवाद दे रही है, तो उनके वर्ड किसके लिए आ रहा है बच्चों? राजेश के लिए आ रहा है। राजेश प्रोनाउन में क्या होता है? ही होता है। भाई राजेश को प्रोनाउन में क्या बोला जाएगा? ही बोला जाएगा, पुरुष है। तो जो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म निकलती है तो उस प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म होती है, जैसे इसकी सेकंड फॉर्म हिज हुई, तो ये हिज होता है उनके, तो ये हिज होता है उनके। ठीक है। अब जैसे दो नाम हो बच्चों, जैसे मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, जैसे मान लीजिए मिसेज एंड मिस्टर शर्मा मिस्टर राजेश को, या फिर जैसे दूसरे तरीके समझिए, जैसे मिस्टर राजेश कुमार मिसेज एंड मिस्टर शर्मा को उनके निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। तो ये उनके शब्द किसके लिए आ रहा है? अभी यहाँ पे मिसेज एंड मिस्टर शर्मा के लिए। तो मिसेज और मिस्टर शर्मा क्या है? 1 + 1 दो हो रहे हैं। अब दो हो रहे हैं तो प्रोनाउन में इसको क्या बोला जाएगा? थर्ड पर्सन में दे बोला जाएगा। तो दे की सेकंड फॉर्म क्या होती है? दियर होती है। तो दियर मीन्स उनके। ठीक है, समझ गए बच्चों? इस तरह से अपन को उनके का अर्थ निकालना पड़ता है। जैसे समझा करो, जैसे मैं अपने कपड़े धोता हूं, तो अपने शब्द किसके लिए आ रहा है? मेरे लिए आ रहा है। तो आई वॉश, किसके कपड़े धोता हूं मैं? अपने। ठीक है ना? तो इसमें क्या आ रहा है? आई सब्जेक्ट आ रहा है, आई प्रोनाउन आ रहा है। तो आई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? माई। तो माई क्लॉथ्स हो गया ना। आई वॉश माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूं। जैसे राधा अपना खाना खाती है, राधा अपना खाना खाती है, तो इसमें क्या आ रहा है? वर्ड अपना आ रहा है। अपना आ रहा है तो अपना किसके लिए आ रहा है? राधा के लिए आ रहा है। भाई राधा अपना खाना खाती है, तो अपना शब्द राधा के लिए आ रहा है। राधा प्रोनाउन में क्या है? सी है। अब सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हर होती है। तो इसके इंग्लिश में आएंगे, राधा अपना खाना खाती है, राधा टेक हर फूड, या राधा टेक्स हर फूड, या फिर राधा ईट्स हर फूड। भाई राधा किसका खाना खाती है? अपना खाना। तो राधा सी हो गई प्रोनाउन में, सी के सेकंड फॉर्म हर हो गई। हर मीन्स अपना। तो राधा ईट्स हर फूड। तो इन चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। यहीं से गलती हो जाती है तो फिर वो शुरुआत से ही गलत हो जाता है इनविटेशन, और फिर आपकी अच्छी मार्किंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ इस चीज का आप खास ध्यान रखें। ये उनका, अपने, ये सब होते हैं, ये ज्यादातर उस प्रोनाउन के फर्स्ट फॉर्म का जो दूसरा रूप होता है वो निकलता है इन शब्दों का इंग्लिश मीनिंग। अब देखिए आगे। तो हो गया मिस नीति थैंक्स यानी धन्यवाद देती है, टू मीन्स को, किसको धन्यवाद देती है? मिस्टर राजेश को धन्यवाद देती है। फॉर मीन्स के लिए,
फॉर्मिस के लिए धन्यवाद देती है, उनके स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए। हिज यानी उनके, भाई मिस्टर राजेश क्या है, ही की सेकंड फॉर्म हिज हो गई। फॉर यानी के लिए धन्यवाद देती है, हिज यानी उनके। काइंड यानी स्नेहपूर्ण, काइंड मीन्स स्नेहपूर्ण। और इनविटेशन यानी निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद देती है। जो निमंत्रण पत्र किस काम के लिए था, टू अटेंड यानी जो निमंत्रण पत्र शामिल होने के लिए था, किस में शामिल होने के लिए था, इन यानी में, हिज यानी उनकी मतलब राजेश की, मैरिज यानी शादी में शामिल होने के लिए था। जो निमंत्रण पत्र किस लिए था, जो निमंत्रण पत्र टू अटेंड यानी शामिल होने के लिए था, किस में शामिल होने के लिए, इन हिज मैरिज यानी कि मिस्टर राजेश की शादी में शामिल होने के लिए था। जो शादी बीइंग हेल्ड यानी आयोजित होगी, यानी कि फ्यूचर में आयोजित होगी। जो शादी बीइंग हेल्ड मींस फ्यूचर में आयोजित होगी। ऑन यानी को, तो डेट के लिए ऑन का प्रयोग करना है, तो ऑन यहां पर लिखेंगे 20 दिसंबर, पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना। 20 दिसंबर 2020, जो शादी 20 दिसंबर 2020 को आयोजित होगी। अब 8 का प्रयोग करना है, 8 का प्रयोग करके हमको स्थान का नाम लिखना है, भाई कार्यक्रम कहाँ पर है। जैसे मैरिज होम में हो तो 8 के आगे लिख देंगे, जैसे वृंदावन मैरिज गार्डन दौसा लिख दिया। अब जैसे कार्डों में आप देखते हो निज निवास लिखा हुआ होता है, उसको कैसे लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए अब ये शादी है राजेश की, तो राजेश के घर यानी कि राजेश के घर अगर ये प्रोग्राम होगा तो देखिए कैसे मतलब ये शादी 20 दिसंबर 2020 को उनके निज निवास पर आयोजित होगी, मतलब मिस्टर राजेश के निज निवास पर। अब मिस्टर राजेश क्या है, प्रोनाउन में ही है, ही की सेकंड फॉर्म हिज हो जाएगी। जैसे एट हिज हाउस यानी उनके निज निवास पर है पार्टी या प्रोग्राम, या फिर एट जैसे कि कोई भी मैरिज होम का नाम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एट हिज रेजिडेंस। जो कार्यक्रम 20 दिसंबर 2020 को एट हिज रेजिडेंस यानी उनके निज निवास पर आयोजित होगा। अब फ्रॉम शब्द लगाना है। फ्रॉम का मतलब होता है कि कार्यक्रम कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 7 PM, फ्रॉम 7 PM। तो देखिए बेटा इसमें 1 से 9 तक, उससे पहले 0 जरूर लगाया करो। फ्रॉम 7 ये पूरा लिखा करो, आगे 2 0 लगा के। फ्रॉम 7 PM यानी जो कार्यक्रम शाम को 7 बजे से एंड ऑनवर्ड्स यानी कि आपके आगमन तक जारी रहेगा। जो कार्यक्रम शाम को 7 बजे से और आपके आगमन तक जारी रहेगा। लिखते हैं ना कार्ड में, भाई कार्यक्रम 7 बजे से शुरू है आपके आगमन तक, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा अपन को इसको छोड़ना है और इससे जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखना है। अब जस्ट नीचे वाली लाइन में देखिए, अब ये जो मिस नीति ने यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखा है ना, तो ये तो देखिए उसने कार्ड में से लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं किया। देखिए कैसे मिस नीति मिस्टर राजेश को उनके स्नेहपूर्ण निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद देती है। जो निमंत्रण पत्र टू अटेंड यानी शामिल होने के लिए था, इन हिज मैरिज यानी उनकी शादी में, मतलब मिस्टर राजेश की शादी में। जो शादी बीइंग हेल्ड यानी आयोजित होगी, कब आयोजित होगी, 20 दिसंबर 2020 को, ठीक है बच्चों। कहां पर, एट हिज रेजिडेंस उनके निज निवास पर। कब से, शाम को 7 बजे से कब तक, आपके आगमन तक। तो ये इतना जब फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग पे बनाएंगे ना बच्चों, तो इतना उसमें भी ऐसे कैसे लिखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बाद में जब ये चेंज होता है पैरा, तो उसमें उसके बाद फिर अपन को बताना पड़ता है कि आप रिप्लाई एक्सेप्टिंग लिख रहे हो या डिक्लाइनिंग। ये तो इतना कितना ऐसे कैसे आएगा दोनों में। अब जैसे एक्सेप्टिंग है तो उसमें अपन को ज्यादा बधाई नहीं देनी, माफी नहीं मांगनी, सॉरी नहीं बोलना,
हाँ, क्योंकि अपन खुद जा रहे हैं उसमें, नहीं जाएंगे तभी तो बोलना है, तो डिक्लाइनिंग में वो सब लिखना है अपन को। तो यहाँ पर मिस नीति अपनी तरफ से क्या कहेगी कि मतलब मिस नीति को यह निमंत्रण पत्र प्राप्त करके हार्दिक खुशी हो रही है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मिस नीति है तो मिस नीति को प्रोनाउन में कैसे लिखेंगे, सी। सी लिख देंगे बच्चों इसको, यानी सी हैज ए ग्रेट प्लेजर, सी हैज ए ग्रेट प्लेजर, यानी मिस नीति को हैज ए ग्रेट प्लेजर यानी बहुत अधिक आनंद महसूस हो रहा है, यानी बहुत अधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। इन मीन्स में, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करने में, दिस यानी इस, यानी कि स्वीकार करने में, दिस मीन्स इस, इनविटेशन यानी निमंत्रण पत्र को, यानी उन्हें यह निमंत्रण पत्र प्राप्त करके हार्दिक खुशी हो रही है। वह अपने परिवार के साथ इस शादी में शामिल होने जरूर आएंगी। तो देखिए वह अपने परिवार के साथ, मिस नीति मतलब सी यानी वह विल डेफिनेटली, सी विल डेफिनेटली यानी कि वह निश्चित रूप से, कम यानी आएंगी, टू ज्वाइन यानी शामिल होने के लिए, इन दिस फंक्शन यानी कि इस कार्यक्रम में, विद यानी के साथ, हर मीन्स उसकी, फैमिली यानी परिवार के साथ। तो इसको पढ़िए एक बार और देखिए, सी विल डेफिनेटली कम, वह निश्चित रूप से आएंगे, टू ज्वाइन यानी शामिल होने के लिए, इन दिस मैरिज यानी या फिर इन दिस फंक्शन यानी इस कार्यक्रम में या इस शादी में, विद हर फैमिली यानी अपने परिवार के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हो गया है कि वह अपने परिवार के साथ निश्चित रूप से इस शादी में शामिल होने आएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे बेस्ट विशेष, बेस्ट विशेष लिख दो, या फिर जैसे सिंसियर थैंक्स लिख दो, यानी हार्दिक धन्यवाद या बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जैसे उनके निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद, लास्ट में ये लाइन चलती है, ठीक है, यह आएगी उनके निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद। तो मिस नीति जवाब दे रही है, तो जवाब में ये मिस्टर राजेश को धन्यवाद दे रही है कि भाई आपके निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद। तो इस चीज को अपन यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते कि सिंसियर थैंक्स फॉर योर काइंड इनविटेशन, योर का तो प्रयोग ही नहीं कर सकते, तो कैसे लिखेंगे, सिंसियर थैंक्स फॉर हिज यानी मिस्टर राजेश के, यानी उनके, सिंसियर थैंक्स फॉर हिज काइंड इनविटेशन यानी उनके निमंत्रण पत्र के लिए हार्दिक धन्यवाद। इतना होने के बाद बेटा, सिंसियर थैंक्स होने के बाद आप ये लाइन ड्रा कर देंगे। इस तरह से आपका ये फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग में कंप्लीट हो जाता है। आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद चलेगा इसका फॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग, यानी अस्वीकार करते हुए जवाब देना। तो इसमें देखिए बच्चों, ये इतना तो ऐसे कैसे रहेगा, इसके बाद ही अपन को इसमें चेंज करना है, ज्यादा अलग नहीं होगा। तो आप जितने इसको लिखिए, फिर आगे अपन लेते हैं इसको। हाँ, तो देखिए आगे बच्चों, अभी अपन ने पढ़ लिया फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग। अब ये हो गया आगे फॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग, यानी अस्वीकार करते हुए जवाब देना। तो मैंने आपको बताया था उतना, तो इसमें से कैसे रहेगा कि मिस नीति मिस्टर राजेश को उनके स्नेहपूर्ण निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद देती है, जो निमंत्रण पत्र उनकी शादी में शामिल होने के लिए था, जो शादी 20 दिसंबर 2020 को शाम को 7 बजे से और आपके आगमन तक उनके निज निवास पर आयोजित होगी। इसके बाद ये लाइन है पैरा चेंज करके कि सी हैज ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन, कि मिस नीति को यह निमंत्रण पत्र प्राप्त करके हार्दिक खुशी हो रही है, बट लेकिन
बट लेकिन, अब बट लगते ही देखिए कुछ ना कुछ कारण होगा, लेकिन उन्हें यह कहते हुए काफी खेद हो रहा है कि वे इस शादी के समारोह में या इस शादी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसी दिन उनकी RAS की एग्जाम है। या फिर वे इस शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी माताजी बीमार चल रही है, या फिर जैसे उसी दिन उनके घर में कोई शादी है, या फिर उसी दिन उनको बहुत जरूरी काम है और उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। तो कोई भी कारण बताना पड़ेगा सटीक, और कारण बताने के बाद माफी मांग ले। माफी मांगने के बाद में आप वो लाइन दे दे कि प्लीज डोंट टेक इट टू हार्ट, कृपया इस बात को दिल से बुरा मत मानना, या फिर डोंट माइंड इट, इस बात का बुरा मत मानना। कोई भी एक लाइन दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उन्हें निमंत्रण पत्र प्राप्त करके हार्दिक खुशी हो रही है, बट लेकिन सी मिस नीति को, लेकिन मिस नीति सी इज वेरी सॉरी, लेकिन मिस नीति को बड़ा खेद है, फॉर यानी के लिए, नॉट बीइंग एबल कि वे समर्थ नहीं रह पाएंगी, फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड दिस मैरिज, यानी कि शादी में शामिल होने में, टू अटेंड दिस मैरिज मीन्स शादी में शामिल होने में। तो देखिए एक बार और, बट लेकिन सी इज वेरी सॉरी, मिस नीति को बड़ा खेद हो रहा है, फॉर नॉट बीइंग एबल कि वे समर्थ नहीं रह पाएंगी, टू अटेंड दिस मैरिज यानी शादी में शामिल होने में, ड्यू टू यानी के कारण, ड्यू टू मीन्स के कारण, ड्यू टू हर मदर क्योंकि उनकी माताजी, इज नॉट फीलिंग क्योंकि उनकी माताजी इज नॉट फीलिंग वेल यानी कि अच्छा महसूस नहीं कर रही है, या इज नॉट फीलिंग वेल यानी उनकी तबीयत खराब है। या फिर जैसे देखिए ड्यू टू के आगे देखिए जैसे ड्यू टू सम यानी किसी, अन अवॉइडेबल वर्क यानी किसी बहुत जरूरी कार्य के चलते हुए, भाई मैं इस शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क यानी किसी बहुत अधिक जरूरी कार्य के चलते हुए मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगी। या ड्यू टू RAS एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे यानी कि उसी दिन RAS की एग्जाम हो मान लो, तो उस वजह से भी आप ये कारण भी दे सकते हैं। तो कारण कोई भी आप अपने अनुसार बिल्कुल सटीक लिखें जिससे मतलब आपकी मार्किंग पर कोई असर ना पड़े। तो हो गया क्योंकि उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इस शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब आगे लिख देंगे सो इसलिए कृपया, सो प्लीज इसलिए कृपया, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करें, हर मीन्स मिस नीति की, सो प्लीज इसलिए कृपया, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करें, हर यानी मिस नीति की, बेस्ट विशेष यानी कि शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष यानी शुभकामनाएं, फ्रॉम दिस लेटर यानी इस पत्र के माध्यम से ही आप कृपया मिस नीति की शुभकामनाएं स्वीकार करें, एंड और डोंट माइंड इट, और डोंट माइंड इट मीन्स इस बात का बुरा ना माने, और इस बात का बुरा ना माने। तो ये सब हो गया। अब इतना होने के बाद में आप इसके नीचे आप एक लाइन छोड़ देंगे और एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे यानी मिस नीति मिस्टर राजेश के लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार भेज रही है और वह आशा करती है कि मिस्टर राजेश इस उपहार को जरूर पसंद करेंगे। क्योंकि अभी खुद नहीं आ पा रही तो गिफ्ट भिजवा रही है तो गिफ्ट वाली लाइन सेट हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पर लिख देंगे सी मीन्स मिस नीति इज सेंडिंग यानी भेज रही है, ए मीन्स एक,
ब्यूटीफुल गिफ्ट यानी कि एक सुंदर उपहार फॉर हिम मीन्स मिस्टर राजेश के लिए, एंड ही मीन्स मिस्टर राजेश will certainly यानी निश्चित रूप से, like मीन्स पसंद करेंगे, इट मीन्स इसको, और मिस्टर राजेश निश्चित रूप से इस उपहार को पसंद करेंगे। वापस देखिए इस लाइन को, शी इज सेंडिंग यानी मिस नीति भेज रही है, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट यानी एक सुंदर उपहार, फॉर हिम यानी मिस्टर राजेश के लिए, एंड ही विल सर्टेनली और वह निश्चित रूप से, लाइक इट यानी इसे पसंद करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये लाइन छोड़ने की कही है, तो ये लाइन आप यहाँ पर छोड़ दें और ना छोड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जैसे छोड़ दी तो इसके नीचे फिर आप ये लिख देंगे सिंसियर थैंक्स यानी हार्दिक धन्यवाद, फॉर हिज काइंड इनविटेशन उनके निमंत्रण पत्र के लिए, मतलब मिस्टर राजेश के निमंत्रण पत्र के लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद। तो फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग हो गया बच्चों आपका, और फॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइनिंग हो गया, दोनों तरह से आपके ये हो गए। और इतना होने के बाद सिंसियर थैंक्स के बाद में आप लास्ट में ये लाइन ड्रा कर देंगे। तो सबसे लास्ट में क्या हो गया बच्चों आपके सिंसियर थैंक हार्दिक धन्यवाद, इस तरह से आपका बन गया। तो देखिए यहाँ ऑनवर्ड्स तक तो कोई परिवर्तन ही नहीं है, सेम है, यहाँ मिस नीति यहाँ से लेकर और ऑनवर्ड्स तक तो सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद ये लाइन भी देखो आई ऐसे कैसे, और बट लगा के फिर आपको इसमें देखिए सबसे पहले तो बताना है कि भाई आप नहीं आ पा रहे, फिर उसके बाद कारण बताना है क्यों नहीं आ पा रहे, उसके बाद आप है ना जो मतलब अपनी तरफ से कहो कि भाई आप इस बात का बुरा मत मानना, उनको शुभकामनाएं दे दो, ठीक है। जैसे शादी है तो शादी से रिलेटेड कोई भी शुभकामना, मे यू बोथ लिव हैप्पीली इन योर न्यूली मैरिड लाइफ, यानी भगवान करे आप दोनों अपने नए वैवाहिक जीवन में खुशमय जीवन गुजारे। तो ये अपने यहाँ भी ऐड हो सकती है इसमें। तो ये ऐसी लाइन है शादी से संबंधित है, तो शादी वाली लाइन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, जैसे मकान की, जैसे नए नए मकान में प्रवेश होता है तो उस मकान के बारे में, जैसे गृह प्रवेश से संबंधित, तो सब में अलग अलग लैंग्वेज है, टॉपिक के अकॉर्डिंग लैंग्वेज अपन को चूज करनी है, ठीक है बच्चों। तब आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें या फिर आप इसको नोट डाउन करते रहें और शब्दों पर ध्यान दिया करो, समझने की कोशिश किया करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छा समझें, एक से एक चीज बारीक से बारीक अपन को लेके चलनी है ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो और उनको ये फील से वो कक्षा में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।